सुप्रभात साथियों। जैसा कि इस सीरीज में अपन हमेशा बात करते आ रहे हैं करंट से रिलेटेड मुद्दे और न्यूज और आने वाली परीक्षाओं के लिए अ, हर प्रकार के सवाल जो करंट से या समसामयिक से रिलेटेड आते हैं उनको नस्ते नाबूद करने के लिए अपन तैयार है। आज पांचवी क्लास के रूप में मैं आपके सामने आज हूँ। ठीक है, रूबरू हो रहा हूँ आपसे। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लास काफी पसंद आ रही होगी। तो सबको बताना चाहूंगा आने वाले एग्जाम के लिए इन क्लासों से आपको निश्चित रूप से सवाल मिलेंगे। पांचवी क्लास है, रामबाण है, समझ लेना। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी अपन नहीं क्लास नहीं रख रहे हैं, 12 मिनट 10 मिनट, ठीक है, 13 मिनट 14 मिनट, इससे ज्यादा बड़ी नहीं रख रहे हैं। तो एक एग्जाम के टाइम आप इसे वापस रिपीट या फिर रिवीजन के रूप में फटाक से देख सकते हो। इसी आधार पे ये बनाई जा रही है और आपको हर प्रकार के मुद्दों से अवगत करवाया जाएगा। इन न्यूज के साथ साथ इसके साथ जो स्टैटिक जीके के रूप में कुछ जो आता है वो भी अपन बताते जा रहे हैं। चलो, अपन ने देखा बहुत कुछ, नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार, ठीक है, इसके बाद में काफी सारी और न्यूज जिसके साथ में इजराइल और गाजा युद्ध विराम के रूप में, फिर ठीक है वो सारे मुद्दे देखे। आज के मुद्दों के रूप में जो अपन ने गए साल या फिर गए दिन, सॉरी, 15 अक्टूबर के दिन एक डे सेलिब्रेट किया था। किनके जन्म दिवस पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पे। जब उनका जयंती मनाई गई थी, जब उनसे पूछा गया कि आप आपका डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तब उन्होंने बोला आप मेरा डे सेलिब्रेट मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, मेरे दिन के रूप में आप छुट्टी करोगे, उस दिन आप थोड़ा और एक्स्ट्रा काम कीजिए, जिससे कि भारत का और ज्यादा विकास होगा और भारत में कुछ अच्छा तरीका हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे दिवस को एक छात्र के रूप में बना सकते हैं, लेकिन मेरे नाम से बिल्कुल नहीं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद के रूप में छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए। और 2025 की जो थीम है, किस थीम के साथ ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो नवाचार, इनोवेशन, परिवर्तन मतलब चेंज, वहां के रूप में छात्रों को मजबूत करना, मतलब एक इनोवेशन, नए तरीकों से चेंज करके वहां के रूप में एक उत्प्रेरक के रूप में छात्रों को मजबूत करना। इसी थीम के साथ छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा वही डाटा इसका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी नाम का एक रामेश्वरम का क्षेत्र है तमिलनाडु। इसके बाद में रामेश्वर का धनुषकोडी नाम के क्षेत्र पे उनका जन्म होता है। ठीक है, उनके बारे में आपको काफी जानकारी होगी। और 27 जुलाई 2015 को उनका अंतिम सांस लेते हैं, जब वो शिलोंग में भाषण दे रहे होते हैं उसी समय। तो इनको एक मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें से एक जो सबसे फेमस पुस्तक है उसका नाम है विंग ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर या फिर विंग ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के रूप में एक पुस्तक है जो काफी एक विद्यार्थियों के लिए एक उत्साह का एक कारण या फिर उत्साह, विद्यार्थी इस किताब से पढ़कर खुद को एक अच्छा फील करवा सकते हैं। अच्छी किताब है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही छात्र दिवस के रूप में एक पहली न्यूज मैंने शेयर की और आपको बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इसके साथ ही मैं आपके सामने आज जो दूसरी पुस्तक के रूप में दूसरी जो न्यूज लेके आया हूँ, वो हमारे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, मतलब भारत में तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं उन पर जो मुख्य रूप से जो मतलब सबसे उच्चतर जो पद है उसे बोलते हैं सीडीएस पद। तो आप सभी को पता होगा सीडीएस पद के रूप में सबसे पहले इस पद को जिसने सुशोभित किया था वो विपिन रावत थे। कौन थे? विपिन रावत। जब 4-5 साल पहले उनकी जब एक बार वो अपनी पत्नी के साथ कहीं हवाई यात्रा पे जा रहे थे, तो प्लेन क्रैश के दौरान उनको उनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टाफ के रूप में या फिर सेकंड सीडीएस के रूप में एक नाम आता है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। तो अनिल चौहान जी ने जो सेकंड चीफ
डिफेंस ऑफ स्टाफ मतलब सीडीएस है, ठीक है, तीनों सेनाओं के रूप में उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड। इन्होंने सेना के बारे में मतलब जो सुधार से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उनको इस सारी पुस्तक के अंदर अच्छे से लिखा है। मैंने लिखा भी है। प्रथम जो सीडीएस थे, प्रथम जो सीडीएस थे विपिन रावत थे और वो अपनी एक हवाई यात्रा के दौरान प्लेन क्रैश से इनका निधन हुआ था। तो दो दो खबरें हो गई। इसके बाद में कल मैंने आपको बताया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की 102वीं रैंक है। तो आज एक और रैंक आई है या फिर एक और सूचकांक है जिसे बोलते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक। इसके तहत ये पासपोर्ट जो जारी किए जाते हैं इसके तहत विभिन्न देशों के अंदर मतलब पासपोर्ट के रूप में या फिर वीजा के रूप में देशों में सहूलियत आने जाने की सहूलियत किस प्रकार की है, सुविधाएं किस प्रकार की है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग या सूचकांक की रैंकिंग दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 2025 का हेनले पासपोर्ट के सूचकांक के अंदर भारत का जो स्थान है वो 85वां, ठीक है, कौन सा है 85वां। तो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए 2024 में कौन सा स्थान था, तो 80वां, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट के तहत सबसे शीर्ष स्थान मतलब जिसका पासपोर्ट वीजा एकदम नंबर 1 पे है वो कौन सा देश है, सिंगापुर। ओके, बड़ा अच्छा देश है, ठीक है, घूमने को या फिर भ्रमण के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो कौन सा देश है, सिंगापुर। यहाँ आने जाने का मतलब या फिर वीजा से संबंधित और पासपोर्ट है वो सबसे बेहतर और मोस्ट पावरफुल माना जाता है। कितने देशों के अंदर, 193 देशों के अंदर उनका सबसे पहला नंबर है, जो कि भारत का कौन सा है, 85वां स्थान है। अब भारत का एक पड़ोसी देश है जो हर टाइम हरकतें करता रहता है किसी ना किसी प्रकार से। अभी हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसको धूल चटाई थी, ठीक है। तो हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, पाक, मैंने शॉर्ट में लिखा है पाकिस्तान। इसकी जो इस इंडेक्स के अंदर जो रैंक है 103वीं रैंक है, ठीक है, कौन सी है, 103वीं, भारत की 85वीं। तो इसी प्रकार से ये हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है आपके एग्जामी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ जो भारत के 2025 के तहत विभिन्न प्रकार के इंडेक्स है उसमें भारत की कुछ रैंकिंग है, तो ये भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो, ये कल ही मैंने खबर साझा की थी। सबसे पहले विश्व भूखमरी सूचकांक, वर्ल्ड हंगर, ठीक है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में 102वीं रैंक। फिर भ्रष्टाचार या करप्शन के रूप में अगर देश की रैंकिंग ले तो 96, ठीक है, 96, ठीक है। फिर एक कॉम्पिटिटिवनेस मतलब स्पर्धात्मक रूप से 41वीं। फिर है एसटीजी सतत पोषणीय विकास के जो उद्देश्य होते हैं 17, उसके आधार पे जो भारत की रैंक है वो 99, ठीक है, एकम 100, 99वीं रैंक है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर या फिर जेंडर गैप नाम का एक इंडेक्स होता है, उसके तहत भारत की जो रैंक है वो 31 या 31वीं है। फिर देश के अंदर जो शांति के रूप में देश ने कितनी सफलता हासिल की है या फिर देश ने सफलता के रूप में या शांति कितनी बना रखी है, उसके तहत 115वीं रैंक है। फिर है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, सॉरी इंडेक्स कहो या फिर रिपोर्ट कहो, दोनों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है और इसको सबसे पहले 1990 में जारी की गई, मतलब इसकी जो प्रथम संस्करण था 1990 में जारी किया गया है। इसके तहत कुल 4 प्रकार के संकेतक है, जैसे अपने कल भूखमरी के रूप में 4 देखे थे, अल्प पोषण, बोनापन वगैरह, ठीक है, और दुर्बलता वगैरह, तो उसी तरह इसमें भी 4 है। तो वो 4 कौन कौन से हैं, आपको कमेंट में मुझे कमेंट लिख के बताओगे कि एचडीआई के 4 सूचकांक वो 4 संकेतक कौन कौन से हैं। संकेतक 4, ठीक है, जिस प्रकार ग्लोबल हंगर के थे, ठीक है, इंडेक्स के थे, उसी तरह इसके हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे संसाधनों तक लोगों की पहुंच, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, इसके बाद 2 और है, इसी प्रकार आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद में हैप्पीनेस मतलब खुशहाली इंडेक्स, खुशहाली इंडेक्स में भारत का जो स्थान है विश्व स्तर पे 118वां स्थान है। तो हेनले पासपोर्ट के रूप में आपके पास में इतनी जानकारी है और इसके साथ में मैंने अन्य जो सूचकांक थे 2025 के रूप में भारत का जो स्थान था वो बताया। फिर एक कल जो मैंने आपके सामने जो अभ्यास के रूप में नौसेना का था
क्या था, इनरोकन, INROKN ऐसा कुछ था, ठीक है, अभ्यास था जो किस किस के मध्य था, भारत और दक्षिणी दक्षिणी कोरिया के मध्य, ठीक है। तो ये मैं जब मतलब रुक के बोल रहा हूँ, मतलब आपको मौका मिलता है, आप कमेंट में कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो इन रोकन जो कल था वो पहली बार हुआ है, तो ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आज का न्यूज के रूप में है, समुद्री शक्ति, जो ये मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, इसका 5वां संस्करण हो रहा है, जबकि इसका कौन सा था, पहला संस्करण। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र शक्ति का 5वां सैन्य अभ्यास 2025 कब हो रहा है, 14 से 17 अक्टूबर के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। अब मैंने कल जैसा बताया था, IN रोकन के अंतर्गत भारत का जो एक जहाज बेड़े के रूप में कौन नेतृत्व करा था, तो INS सहाद्री। क्या था कल, क्या था, INS सहाद्री, सहाद्री था। तो आज जो ये समुद्र शक्ति जो है, जो समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, इसके अंदर जो भारत का नेतृत्व करेगी उसका नाम है INS कवरती, ठीक है। एक विशेष प्रकार के एक पनडुब्बी के रूप में बनाए जाते हैं ये जो करेंगे अभ्यास, ठीक है। फिर और पूछा जा सकता है, ये तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, लेकिन और कौन सा है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक विशेष प्रकार का सैन्य अभ्यास है, तो आपको पता रखना चाहिए, गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। फिर स्टैटिक जीके के रूप में मैंने थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में लिखा है कि इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी अगर रहती है तो भारत का एक आपको म्यांमार के जस्ट नीचे देश है, उसे बोलते हैं आपके इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया जो कि द्वीपों का देश है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। अब द्वीप कौन कौन से, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सेलेबिस। तो आप सभी को पता होना चाहिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। क्या है, जकार्ता। वर्तमान में जो राजधानी है जकार्ता, वर्तमान में जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। लेकिन भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, उसका एक स्थान है नुसुतारा, ठीक है, जो कि होने वाली है, ठीक है। तो भविष्य में जो जावा द्वीप पर स्थित एक स्थान है जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, तो फ्यूचर में बोर्नियो पे स्थित है नुसांतरा को जाना जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ द्वीपों वाला देशों के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत आपको एक फैक्ट याद रखना है, भारत का सबसे पहला गणतंत्र दिवस जब हुआ था, उस दौरान भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के ही जो राष्ट्रपति थे वो थे, उनका नाम था सुकर्णो, ठीक है। वो अब 2025 का होगा गणतंत्र दिवस, ठीक है, उसमें भी इंडोनेशिया के हैं वही वापस मुख्य अतिथि के रूप में बनेंगे। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप 2025 का गणतंत्र के रूप में और इसके बाद में फर्स्ट गणतंत्र भारत का, ठीक है। तो वो कौन थे, इंडोनेशिया के मुख्य रूप से अध्यक्षता या फिर इन्होंने क्या किया थी, मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो मैंने एक बीते दिनों आपसे या फिर 2 दिन पहले एक खबर की थी कल, या फिर IUCN से संबंधित एक रेड डाटा जारी की जाती है। तो रेड डाटा संबंधित 1949 से संबंधित उनमें संकटग्रस्त जनजातियां कौन कौन सी है, प्रजातियां कौन सी है, उनको रेखांकित किया जाता है। तो उससे संबंधित एक IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन फॉर नेचर है ना, नेचुरल से संबंधित, इसकी फुल फॉर्म बताई थी कल मैंने। इससे संबंधित एक आयोग है प्रजाति अस्तित्व आयोग, ठीक है, जिसकी स्थापना 1949 में मानी जाती है, ठीक है। इसके पहली बार इतिहास में, मतलब आज दिन तक कोई एशियाई अध्यक्ष नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए IUCN एक संस्था के माध्यम के एक आयोग है, प्रजाति अस्तित्व आयोग। इसके पहली बार इतिहास में विवेक मेनन नाम की जो हैं उन्होंने पहली बार अध्यक्ष बने हैं, जो कि पहले क्या है, सबसे पहले एशियाई, इससे पहले एशिया के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस नाम की कोई संस्था की अध्यक्षता की हो। मेरे हिसाब से आज जो मैंने आपको जानकारी दी है काफी अच्छी लगी होगी, ठीक है। और मैंने जो आपको सवाल पूछा है, ये HDI के संकेतक जो 4 होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 2 मैंने बताए हैं, आप कुल मिला के पूरे 4 बताओगे। जिस प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 थे, उसी प्रकार इसके भी 4 होंगे। आज की जानकारी मेरे हिसाब से काफी अच्छी होगी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें काफी अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे कल एक नई सुबह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद।